हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज दो सेल ऑर्गेनल्स हम लोग कवर करेंगे, साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईआरबी कहते हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड कंटेंट होता है, जो फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर जब पढ़ाया तो बताया था, ये सेल है और ये जो है सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है, और सेल की इस आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में है ना। अगर ये प्लांट सेल होता तो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर कवरिंग होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन सेकेंड आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाता है और फर्स्ट आउटर मोस्ट कवरिंग बन जाता है उसमें सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल का जो इतना सारा ये स्पेस बच रहा है, इस सारे स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एंड इट कंटेन्स स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। और उसी साइटोप्लाज्म में, सेल के उसी साइटोप्लाज्म में स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आने वाले हैं वो सब के सब इस साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो लाइजोसोम्स हो, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ईआर हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो गोल्जी ऑपरेटर्स हो, चाहे वो प्लास्टिड्स हो, चाहे वो वैक्यूल्स हो, या एनी अदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स इसे साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गई बात साइटोप्लाज्म की, कि सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस में जो फ्लूइड भरा होता है, उस फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और उस साइटोप्लाज्म में स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस, ईआर, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। ये बात हो गई साइटोप्लाज्म की। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ईआर की, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग ईआर कहते हैं। ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर व्हाट इज ईआर? हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। यह एक मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का एक बड़ा नेटवर्क होता है, पूरा का पूरा एक जाल बिछा होता है ट्यूब लाइक और शीट लाइक के स्ट्रक्चर्स का सेल के अंदर। उसी लार्ज नेटवर्क को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ईआर। यह देखने में कैसा लगता है? इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। देखने में ईआर जो है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स की तरह, लंबे लंबे ट्यूब की तरह, पाइप की तरह ये दिखता है, या फिर राउंड, गोल, या फिर ऑब्लॉन्ग बैग की तरह, थैले की तरह दिखता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर पूछा गया व्हाट इज ईआर, तो आंसर ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। और अगर ये पूछा गया हाउ डज इट लुक लाइक, हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक, या फिर हाउ डज ईआर लुक लाइक,
तो हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स। ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमने कहा था लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, यानी कि जिस ट्यूब्स और शीट्स का यह नेटवर्क होता है ER, वो ट्यूब्स और शीट्स पूरी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। इसके मेम्ब्रेन यानी कि ER का जो मेम्ब्रेन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो ठीक वैसे ही होता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि सेल का मेम्ब्रेन होता है, जिस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा होता है, ठीक वैसा ही इन ट्यूब्स और शीट्स का भी मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करूं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER का जो मेम्ब्रेन होता है वो ठीक वैसे ही होता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है, जिस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ओके, हमें टाइप्स ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ER के 2 टाइप्स होते हैं, एक है RER और दूसरा है ACR। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। There are 2 types of endoplasmic reticulum. First one is rough endoplasmic reticulum and second one is smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum को in short में RER लिखते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ACR लिखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज हो जाता है कि why RER is called rough? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं, यानी कि रफ क्यों होता है? Why does it look rough? ये रफ क्यों दिखता है? ये रफ इसलिए दिखता है क्योंकि इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सरफेस होते हैं उस सरफेस पे एक और तरह का सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, जिस सेल ऑर्गेनल को कहते हैं राइबोसोम्स। यानी कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाए जाते हैं। क्योंकि अब वहाँ पर एक जैसे ये मान लीजिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके सरफेस पर जगह जगह पर अगर राइबोसोम्स आ गए यानी कि अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स आ गए तो फिर ये रफ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका सरफेस जो है वो रफ हो जाएगा ना, रुखड़ा हो जाएगा ना, इसीलिए इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि ACR को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कह रहे हैं, उसको स्मूथ इसलिए कह रहे हैं कि वो भी इसी तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट उसके सरफेस पे कोई भी अदर सेल ऑर्गेनल्स अटैच्ड नहीं होता है। तो जब उसके सरफेस पर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स अटैच्ड नहीं होगा तो क्या रहेगा? बिल्कुल चिकना रहेगा, स्मूथ रहेगा। वही यहाँ लिखा है कि RER has ribosomes attached to its surface। RER के सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। और अब ये क्वेश्चन राइज हो जाता है कि ये RER करते क्या है। अब एक और सेल ऑर्गेनल जब आ गया राइबोसोम्स, RER के सरफेस पे जब एक और सेल ऑर्गेनल्स अटैच्ड हो गए राइबोसोम से, तो बेचारे राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम्स सेल के लिए जो भी नीडेड प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। यानी कि राइबोसोम्स वो फैक्ट्री है सेल के अंदर जिसमें सेल के लिए रिक्वायर्ड जितने भी प्रोटीन होते हैं उन सभी तरह के प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसका प्रोडक्शन होता है। यानी कि RER के सरफेस पे राइबोसोम्स क्या करते हैं?
सेल के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि RER सेल के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक तरीके से कर सकते हैं, बट परफेक्ट यही है कहना कि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर एंड राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद RER। फिर SCR का क्या काम हो गया? RER का तो समझ में आ गया कि RER क्या कर रहा है, राइबोसोम्स को अटैच करके रख रहा है, और राइबोसोम्स सेल के लिए नीडेड, सेल के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो फिर ये दूसरा वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या काम करता है? तो दीज आर द साइट ऑफ फैट्स और प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर। SCR आर द साइट ऑफ फैट्स और लिपिड्स मैन्युफैक्चर, यानी कि यहाँ पर अब सेल के लिए रिक्वायर्ड जो फैट्स एंड लिपिड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है SER के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या काम करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गन्स। वेरियस जो सेल ऑर्गन्स है जैसे कि साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं सर्टेन रिक्वायरमेंट हैं जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक जानी चाहिए, और सर्टेन ऐसे थिंग्स हैं जो कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक जाना चाहिए, या फिर साइटोप्लाज्म से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया तक जाना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया से न्यूक्लियस तक आना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि न्यूक्लियस से जाने चाहिए लाइसोसोम्स तक, साइटोप्लाज्म से जाना चाहिए लाइसोसोम्स तक, माइटोकॉन्ड्रिया से जाना चाहिए लाइसोसोम्स तक। यानी कि डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल तक रिक्वायर्ड मटेरियल्स को, रिक्वायर्ड थिंग्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ER करता है। यानी कि ER एक चैनल प्रोवाइड करता है जिस चैनल के जरिए रिक्वायर्ड थिंग्स का, रिक्वायर्ड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन सेल ऑर्गेनल टू अनदर सेल ऑर्गेनल। अगला जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है ER प्रोवाइड अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के लिए कुछ जो रिक्वायर्ड बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती है उनके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, जिस सरफेस पर सेल के लिए रिक्वायर्ड वो बायोकेमिकल एक्टिविटीज होती हैं। किसी भी एक केमिकल एक्टिविटी को होने के लिए कुछ न कुछ सरफेस रिक्वायर्ड है कि उस सरफेस पर ही वो, उस साइट पर, उस जगह पर ही वो बायोकेमिकल एक्टिविटी होगा। तो सेल के लिए रिक्वायर्ड कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज है, जिन बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए सरफेस प्रोवाइड करता है ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Then in the liver cells of vertebrates, ACR detoxify many poisons and drugs। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स उन एनिमल्स को कहते हैं जिनमें बैकबोन पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। जैसे कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग भी वर्टिब्रेट्स है क्योंकि हमारे पास भी बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो जिस किसी भी एनिमल के पास बैकबोन है उस एनिमल को हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स हैविंग बैकबोन। What are vertebrates? Vertebrates are animals having backbone। तो जो vertebrates होते हैं उनके अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं लीवर। लीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे बॉडी में भी लीवर है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे, हमारे बॉडी के अंदर भी लीवर है, और हमारे बॉडी के अंदर जो लीवर है वो भी कुछ खास तरह का काम करता है हमारी बॉडी के लिए। तो अब जो लीवर के सेल्स हैं, यानी कि वर्टिब्रेट्स के पास लीवर है और वो लीवर भी सेल्स से बने हुए हैं। तो जिस सेल्स से लीवर बने हुए उनको कहते हैं लीवर सेल्स। तो लीवर सेल्स के अंदर जो ACR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एक और खास तरह का काम करता है। वो ये करता है कि लीवर के अंदर जो भी पॉइजन या फिर ड्रग पहुंचा हुआ है उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है, यानी कि उसके जहरीलेपन को, पॉइजनस प्रॉपर्टी को वो खत्म
न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। डिटॉक्सिफाई करने का हुआ जहरीलापन खत्म करना, उसके जहरीलेपन के इफेक्ट को, इम्पैक्ट को खत्म कर देना, उसको उस प्रॉपर्टी को खत्म कर देना, पॉइजनस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देना कहलाता है डिटॉक्सिफाई। तो यहाँ पर लिवर सेल के अंदर पाया जाने वाला जो ACR स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसी पॉइजन्स और टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो अब हम लोग अगर पूछा जाए ER के डेफिनेशन के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, तो हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। डेफिनेशन पूरी हो गई। अब फिर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हाउ डज ER लुक लाइक, ER कैसा दिखता है, तो हम ये करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ER लुक्स लाइक long tables or round of the backs। ये बात हो गई। अब अगर पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है ना। हाउ इज द मेम्ब्रेन ऑफ ER। हम कहेंगे कि द मेम्ब्रेन ऑफ ER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, is similar to cell membrane, or ER membrane is similar to selectively permeable membrane। ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर काइंड्स ऑफ ER, व्हाट आर काइंड्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। हम लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, दैट इज RER एंड ACR। दैट्स ऑल। ऐसा पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RER। लिखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ RER इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा पूछ सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACR, तो हम लिखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ ACR इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई RER इज रफ। RER रफ क्यों होता है, आंसर क्या लिखेंगे, RER is rough because its surface is attached with another kind of cell organelles, that is ribosomes। यानी कि RER के सरफेस एक दूसरे तरह के सेल ऑर्गेनल से अटैच्ड होते हैं जिनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई ACR is called as स्मूथ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों कहते हैं, लिखेंगे कि ACR contains or attached with no another cell organelles, that is why its surface is smooth and we call it as smooth endoplasmic reticulum। क्योंकि इस वाले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस पर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स अटैच नहीं होता है, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ होता है और हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो हम लिखेंगे राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर के लिए साइट होते हैं, प्लेस होते हैं, फैक्ट्री होते हैं जहाँ पर सेल के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ACR। हम लिखेंगे ACR इज द साइट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फैट्स और लिपिड्स रिक्वायर्ड फॉर द सेल। सेल के लिए जो रिक्वायर्ड फैट्स और लिपिड्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक साइट होता है ACR यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER के फंक्शंस क्या क्या है, तो वहां पर हम पहला फंक्शन क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये आएगा कि RER, rough endoplasmic reticulum, is the site of protein manufacture required for the cell। Next function हम लिखेंगे ACR, smooth endoplasmic reticulum, is the site of lipids or fats manufacture required for the cell। That's all। या फिर फर्स्ट पॉइंट को हम लोग और मच मोर क्लियरिफाई करके लिख सकते हैं
फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक फर्स्ट पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं कि RER is attached with ribosomes on its surface and ribosomes are the site of protein manufacture required for the cell. फिर दूसरा हम लिखेंगे ACR are the site of fats or lipids production या manufacture required for the cell. नेक्स्ट फंक्शन हम लिख सकते हैं थर्ड फंक्शन कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेजेस बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, ये वाला पॉइंट। देन फोर्थ फंक्शन हम लिख सकते हैं हियर प्रोवाइड सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज फॉर द सेल। देन फिफ्थ फंक्शन हम लिख सकते हैं कि इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स ACR detoxify many poisons and drugs। तो ये 5 फंक्शंस ER के लिए हम लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एक और टर्म की, वो टर्म है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? इट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय राइबोसोम्स एंड लिपिड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ACR। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के तहत प्रोटीन और लिपिड्स की मदद से सेल मेम्ब्रेन का बिल्डिंग अप होता है। सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग होती है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसकी बिल्डिंग होती है, उसको बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा। उस प्रोसेस का नाम है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब कि उस सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जो प्रोटीन इस्तेमाल होता है उसको कौन मैन्युफैक्चर करता है? तो राइबोसोम्स। और जो लिपिड्स इस्तेमाल होता है उसको कौन मैन्युफैक्चर करता है? ACR। इसीलिए यहाँ पर लिखा है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में कि द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। दैट्स ऑल, इतना हमको लिखना है। अब प्रोटीन्स के बगल में ब्रैकेट में मैंने लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय राइबोसोम्स। ये रिवाइज करवाने के लिए कि यहाँ पे जो प्रोटीन इस्तेमाल हो रहा है वो प्रोटीन कहीं और से नहीं आ रहा, बल्कि वही प्रोटीन है जिसको कि उसी सेल के राइबोसोम ने, यानी कि जो राइबोसोम उसी सेल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ अटैच्ड है, उसी राइबोसोम्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए प्रोटीन का ही इस्तेमाल यहाँ पर होता है। और यहाँ पर लिपिड्स के भी बगल में हमने लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय ACR, यानी कि यहाँ जो लिपिड यूज होता है वो लिपिड होता है जिसको कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद मैन्युफैक्चर करता है, यानी कि सेल के अपने ही सेल ऑर्गन्स के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए प्रोटीन और लिपिड्स का यूज होता है उस सेल के सेल मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन कहते हैं उसकी बिल्डिंग के लिए, उसको बनाने के लिए। ये हो गया। अब लास्ट क्लास में भी मैंने आपको यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल के बारे में बताया था और दोनों के बारे में डिफरेंस आपको बताया था। एक बार क्विक रिवीजन इसके ऊपर भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट, ये हालांकि लास्ट क्लास में मैं क्लियरफाई कर देता, दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया था आपको, बट कुछ स्टूडेंट्स ने इसको रिवाइज करने के लिए कहा, इसीलिए इस क्लास में एक बार फिर से मैं यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल के डिफरेंसेस को बता रहा हूँ। और इस बार मुझे लगता है कि जरूर मच मोर क्लियरफाई हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हमने पॉइंट वाइज लिख दिया है। पॉइंट आमने सामने नहीं लिख करके, क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी थी। जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो यूकारियोटिक सेल इधर, प्रोकारियोटिक सेल इधर, इसका पहला पॉइंट ठीक उसका अपोजिट वाला पॉइंट इधर, इसका दूसरा पॉइंट ठीक उसका अपोजिट वाला पॉइंट इधर, और इस तरह से साइड बाय जो डिफरेंस आप लिखेंगे वो मच मोर बेटर होगा। मेरे पास स्पेस की कमी की वजह से मैंने इसको वर्टिकल लिखा है, आप हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। ओके, तो हम देखते हैं यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। फर्स्ट है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड। यूकारियोटिक सेल का जो न्यूक्लियर रीजन होता है वेल डिफाइंड होता है, अच्छी तरह से क्लियरफाई होता है, दिखता है कि हाँ इस सेल के अंदर ये है, यही है न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड होता है। बट
एक प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रिजन पुअरली डिफाइंड, न्यूक्लियर रिजन अच्छी तरह से डिफाइंड ही नहीं होता कि अगर यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसका आखिर न्यूक्लियस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, कि यहाँ से यहाँ तक है, कि कहाँ से कहाँ तक है, वो अच्छी तरह से डिफाइन नहीं हो पाता है, पता नहीं चल पाता है ना। तो ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रिजन पहले डिफाइंड होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रिजन वेल डिफाइंड होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर के रखने के लिए, न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को घेर के रखने के लिए उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और वही प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को घेर के रखने के लिए उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। अब देखिए कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट रहने के कारण ही यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण ही प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, वो पुअरली डिफाइंड होता है। दो डिफरेंस हो गए। थर्ड डिफरेंस, यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स कंटेन प्लास्टिड्स, प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल्स कंटेन मेम्ब्रेनस वेसिकल्स। जो यूकैरियोटिक सेल है और अगर वो प्लांट सेल है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो एनिमल सेल्स हैं, पहले तो सेल के दो डिवीजन आपको बताया, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। फिर मैंने बताया कि दूसरे तरीके से अगर डिवाइड करें तो सेल के दो टाइप्स फिर से बनते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये हो गए सेल, और फिर सेल के दो टाइप्स, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। फिर एनिमल सेल में भी दो टाइप, एक हो गया यूकैरियोटिक सेल, दूसरा हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। फिर प्लांट सेल में भी दो टाइप्स, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्लांट सेल यूकैरियोटिक प्लांट सेल है उसके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, और प्लास्टिड्स में ही क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, है ना। जबकि अगर वो प्लांट सेल प्रोकैरियोटिक प्लांट सेल है तो उसमें प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, प्लास्टिड्स की तरह उसमें मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं। प्लास्टिड्स की जगह क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं। इन्हीं मेम्ब्रेनस वेसिकल्स में क्लोरोफिल होते हैं, जो कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम आते हैं। चौथा डिफरेंस है कि यूकैरियोटिक सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। यूकैरियोटिक सेल के जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियस हो, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, चाहे वो क्या कहते हैं उसको माइटोकॉन्ड्रिया हो, या फिर लाइसोसोम्स हो, या एनी अदर हो, वो सब के सब मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड होते हैं। यानी कि सभी के चारों तरफ एक घेरा होता है, मेम्ब्रेन होता है, जो सेल ऑर्गेनल के मटेरियल को एक जगह रोक के रखता है, उसको अपने आउटर एटमॉस्फेयर से सेव करके रखता है, बचा के रखता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनल्स तो होते हैं, सेल है तो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, यानी उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होता है जो सेल ऑर्गेनल के मटेरियल को एक जगह कलेक्ट करके घेर के रखे और उसको अपने आउटर एटमॉस्फेयर के टच में ना आने दे। यहाँ पर वो मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये हो गई यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में 4 डिफरेंसेस, और ये आमने सामने आपको लिखने के, इसका पहला पॉइंट के सामने इसका पहला पॉइंट, इसके दूसरा पॉइंट के सामने इसका दूसरा पॉइंट, इसके तीसरे पॉइंट के सामने इसका तीसरा पॉइंट, और इसके चौथे पॉइंट के सामने इसका चौथा पॉइंट, ऐसा आपको लिखना है। और आगे अगर आपको और डिफरेंस ऐड करना होगा तो एक डिफरेंस आप और ऐड कर सकते हैं, वो है कि एक दो एग्जांपल आप यूकैरियोटिक सेल के डाल सकते हैं, और यहाँ पर एक दो एग्जांपल आप प्रोकैरियोटिक सेल के डाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है,
यानी कि किसी भी सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन आ रहा है, उस मेम्ब्रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, इसी को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिए हैं वायरस का। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिस ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन्स होते ही नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, लैक एनी मेम्ब्रेन्स। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स। वायरसेस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। कोई भी सेल ऑर्गेनल जो उसका है वायरस का, उसके पास मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। मेम्ब्रेन बिल्कुल नहीं होते, किसी भी तरह का कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, किसी भी सेल ऑर्गेनल के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter a living body and use its cell machinery। इसलिए वो जो वायरस है वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शो करता है। लाइफ के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शो नहीं करता है, क्योंकि उसका कोई भी सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। कब वो शो करता है लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तब जब वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर कर जाता है और उसके बॉडी का जो सेल मशीनरी है उसका इस्तेमाल करता है। इसके पास खुद का नहीं है सेल मेम्ब्रेन, इसीलिए या नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। लिविंग थिंग का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे लिविंग बीइंग के बॉडी में एंटर करता है, तो जिस लिविंग बीइंग के बॉडी में एंटर करता है उसी लिविंग बीइंग के बॉडी के सेल मशीनरी को यूज करके ये मल्टीप्लाई करता है, अपना रिप्रोडक्शन करता है और फिर वो एक्टिव हो जाता है और वो अपना एक्शन और रिएक्शन दिखाना शुरू कर देता है। जैसे वो लिविंग बॉडी के बाहर आ जाता है, फिर वो वैसे ही हो जाता है कि वो कोई काम नहीं कर सकता, उसमें लिविंग बीइंग का कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाया जाता। इसीलिए वायरसेस को कहा जाता है कि दे लाई ऑन द डिवाइडिंग लाइन ऑफ लिविंग वर्ल्ड एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। वायरसेस वहां लाइक करते हैं जैसे कि ये लिविंग वर्ल्ड है और ये नॉन लिविंग वर्ल्ड है ना। ये सजीवों की दुनिया है और ये निर्जीवों की दुनिया है, और दोनों को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक लाइन है, डिवाइडिंग लाइन। इसी डिवाइडिंग लाइन पर वायरसेस होते हैं, है ना, इसे डिवाइडिंग लाइन पर होते हैं। यानी कि जब तक ये वायरसेस किसी दूसरे लिविंग बीइंग के बॉडी में एंटर नहीं किए हैं, तब तक वो नॉन लिविंग वर्ल्ड में आ जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं। और जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एंटर करते हैं तो उसका सेल मशीनरी यूज करके वो लिविंग हो जाते हैं, यानी कि लिविंग थिंग हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। ये दोनों के जो बॉर्डर लाइन है उसी के ऊपर ये पाए जाते हैं। अब आज की क्लास हम यहीं पर टर्मिनेट करेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बाकी के जो बचे हुए सेल ऑर्गेनल्स है उस पर चर्चा करेंगे।